ओके, आई थिंक मेरी ऑडियंस पूरी हो चुकी है फॉर की दोबारा से कहूँगी सो सॉरी, मुझे नहीं पता कि आज ये ब्लंडर्स क्यों हो रहे हैं। 10 मिनट लिटरली बोलने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जो लेक्चर था वो तो कब पास हो चुका था और मैं खुद से ही बातें किए जा रही थी। और आई डोंट नो आपने मुझे कहाँ तक सुना है। अगर आप में से कोई कमेंट करके बता दे कि कहाँ तक एटलीस्ट सुन पाए हैं तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँ। लिटरली मैंने आज कुछ 8-10 चीज़ों पे अभी तक 10 मिनट में बात कर ली थी। और फिर ये ब्लंडर हो गया कि जब मैंने जाके वापस देखा तो वो जब लेक्चर स्टार्ट करने वाली थी तो किया फर्स्ट इंट्रो दिया तो वो वीडियो जो थी वो वहाँ पे पॉज हो चुकी थी। सो ओके, 6 people have joined, ओके ग्रेट। मुझे अगर आप में से कोई कमेंट करके बता सके कि जो मेरी पहली वाली वीडियो थी जो मैंने डिलीट कर दी है अभी लेक्चर की, वो कहाँ तक चल रही थी, कहाँ तक आपने सुन पाए थे उस वीडियो में। सो मैं उससे आगे कंटिन्यू कर सकूँ, क्योंकि शुरू में मैंने 3-4 और डिफरेंट बातें की हैं कि जल्दी जल्दी से दोबारा से बोलना पड़ेगा मुझे। पहली बात तो ये थी कि स्पेलिंग्स मैंने बताए थे एबी सयास के और बेंजामिन फ्रैंकलिन के, जो कल वाले लेक्चर में मैंने पॉइंटर से लिख दिए थे। आई वाज अंडर अप्रीहेंशन के वो आपको भी शो हो रहा है, बट दैट वाज माय ब्लंडर। और वो मेरे इस इडियट स्टुपिडिटी की वजह से आपको लोगों को वो नज़र नहीं आए। ओके ओके यस, ठीक है। ओके, व्हाट्स द टॉपिक? टुडेज टॉपिक इज एक्चुअली एग्जीक्यूटिव। लेकिन मैं वो बस ये अपनी ब्लंडर में सारी मैं करी थी। पहली बात तो ये की थी कि स्लो पेस का अगर आप लोग टेंशन ले रहे हैं तो वो इसलिए है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सीएसएस अटेम्प्ट किया था तो मैंने आईआर की थ्योरीज के साथ सिर्फ मैंने थ्योरीज कवर की। सो मैं आईआर का सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया क्योंकि आई वाज टोटली फेड अप विद पॉलिटिकल साइंस। सो आई डिडंट वांट टू गो बैक टू दैट सब्जेक्ट। और फिर मैं उसके 4 साल जो हमने मारा मारी की है यूनिवर्सिटी में वो सारी चीज़ें उठा के दोबारा से पढ़ो। सो मैंने खुद भी ये सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं किया था। स्लो पेस इसलिए है क्योंकि अभी मैं इस सब्जेक्ट को नए सिरे से खुद से सारे नोट्स बना के आप लोगों को ईच एंड एवरी डिटेल जो है ना उसके साथ वो आपकी शेयर करी हूँ। इसके अलावा इसके बाद आप लोगों को किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं होगी किसी भी टॉपिक पे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये थी कि हाँ स्पेलिंग हो गए वो स्लो के मिस्टेक्स। 2 मिस्टेक्स थी। एक मैंने कोड की मिस्टेक की थी लास्ट टाइम क्योंकि वो हमारे खैर से टीचर्स ने मिस्टेक करके हमें पढ़ाया था और मैंने इतना कॉन्फिडेंट थी उसके बारे में कि मैंने उनको रिव्यू नहीं किया, रीचेक नहीं किया। जो लास्ट टाइम मैंने कोड बताई थी पावर क्रैप्स एंड एब्सोल्यूट पावर क्रैप्स एब्सोल्युटली, वो बहुत कॉमन बिलीफ है कि वो मैकियावेली की है, वो मैकियावेली नहीं है, वो लॉर्ड एक्टन की है। और अभी आगे उनका जिक्र होगा तो उनकी फिर स्पेलिंग भी बता दूंगी। और एक और मिस्टेक थी इसी तरह की, वो भी आगे क्लियर कर दूंगी। तीसरी बात ये कि कल हमारा जो है वो मेरी कॉलीग मेंटर फ्रेंड जो भी आप उसको समझ लें ऑल ऑफ देम, कल उनका लेक्चर था उनके ग्रुप में मेरा सीएसएस में। सो आई वाज आल्सो देयर। सो कुछ लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। बस मैं जल्दी जल्दी से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप डाल लें कि वहाँ पे कुछ लोग प्रॉब्लम कर रहे थे। उन लोगों को ये कन्फ्यूजन चल रही थी। टोटली देवर इन अ स्टेट ऑफ, क्या कहना चाहिए, मुझे सूटेबल वर्ड भी नहीं आ रहा है कि उन्हें पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करना चाहिए, आईआर ऑप्ट करना चाहिए। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है दोनों सब्जेक्ट से, आई पर्सनली लव आईआर, बट पॉलिटिकल साइंस जो है वो उसमें मेरी डिग्री है। सो मैं आपको बताती हूँ पॉलिटिकल साइंस की जो, अगर आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, अगर आप बोर नहीं होते हैं थोड़ा सा पढ़ने में, अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप पढ़ सकें कि रोमन्स ने क्या किया था एंड ऑल दैट स्टफ। सो जो हमारी थॉट्स है वो स्टार्ट होती हैं ग्रीस से, एंशियंट ग्रीस की उससे नॉलेज से। और जो ऑफिशियल जो मतलब प्रॉपर जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है ना वो स्टार्ट होता है 16th सेंचुरी से। 30 years वॉर ऑफ वेस्टफेलिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यहाँ से शुरू होता है। आईआर का ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्री, जो आईआर है वो ऑफिशियल जो सब्जेक्ट जिसको आप कह लें नॉट फॉर्मल सब्जेक्ट जो आप कह लें वो शुरू होता है वो थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर से वहाँ से शुरू होता है कि 1914 से वहाँ से शुरू हुई एंड ऑल दैट। और प्रॉपरली वो शुरू होता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, कोल्ड वॉर के एरा से। सो जो लोग कंटेम्प्रेरी हैं वो बोर हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते, दे शुड गो फॉर आईआर। आईआर का एक और चीज़ ये है कि जो वहाँ पे मार खा जाते हैं आप लोग, अगर 20,000 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और 10,000 रिपेयर हो रहे हैं तो उनमें से 18,000 ने आया रखा हुआ होता है क्योंकि इन लोगों को ये इजी लगता है और ये ट्रेंडी सब्जेक्ट है। सो उसकी वजह से इस दफ़ा लोग जो थे वो उनको एग्जाम हॉल में जो बैठे हुए थे वो मतलब टोटली वो ब्लैंक थे। उसका भी आगे बताती हूँ क्या सीन है। लेकिन आयर की वजह से वो आपको थोड़ा सा फैंटी लगा देता है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर इस दफ़ा बहुत ईजी था, थोड़े
से मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन यह है कि डेफिनेटली सिलेबस ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, सिलेबस ज़्यादा कवर कर सकते हैं तो गो फॉर इट, नहीं तो आईआर है। आईआर के साथ फिर आप कॉम्बिनेशन ऐसा होगा कि आईआर के जो सब्जेक्ट है ये आपको हेल्प करता है यूएस हिस्ट्री में। यूएस हिस्ट्री जाहिर है कोल्ड वॉर के पूरे एरा में सब में यूएस अगर वर्ल्ड पावर है वो, अगर आप उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी पॉलिसीज को डिस्कस, उसकी फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस नहीं करेंगे तो आप पेपर कर ही नहीं सकते आईआर का। और मेजर चंक है जो इसका यूएस हिस्ट्री का, उसमें भी यूएस की फॉरेन पॉलिसी है, सो उसमें आपका ये एक पार्ट निकल जाता है। उसके बाद आपका आया क्योंकि कंटेम्प्रेरी है और टॉपिक्स इस तरह है तो आपके ऐसे में भी आपकी हेल्प हो जाती है। फिर करंट अफेयर्स में डेफिनेटली 50% हेल्प हो जाती है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ, एक उसका जो पोर्शन है, जो चंक है वो इंटरनेशनल लॉ के साथ है, तो उसमें आपकी हेल्प हो जाती है। अब हम लोग इसके बरक्स पॉलिटिकल साइंस की तरफ आते हैं। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ऐसा है कि थोड़ा हिस्टोरिकल है, मतलब अप टू डेट नहीं है, लेकिन उसकी वजह से इसका सब्जेक्ट कम्बिनेशन थोड़ा डिफरेंट होगा। 90% जो है ये मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक आध स्टेट की आई गेस वो जो है पढ़नी पड़ेगी खुद से, वो हमने नहीं पढ़ी थी लेक्चर के दौरान, जो हमारा मतलब हम लोगों ने डिग्री में बाकी सारी स्टेट्स हम लोग पढ़ चुके हैं कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर, ठीक है। ये सब्जेक्ट इसमें आ जाता है। उसके बाद आपको पॉलिटिकल साइंस हेल्प करता है पाकिस्तान अफेयर्स में। हम लोग के कोर्स पढ़े हम लोगों ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नाम से, जो हम लोगों ने 1947 से शुरू किए थे, और इवन के कुछ कोर्सेज ऐसे थे जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और ये वो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो हमें इंडो पाक की हिस्ट्री, जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री थी ना, जो अनडिवाइडेड ब्रिटिश राज के अंदर हिस्ट्री है, सो ये उसमें चीज़ें काफ़ी कवर हो जाती हैं, इसलिए आपको पाकिस्तान अफेयर्स में पॉलिटिकल साइंस बहुत हेल्प करता है। और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, और उसके साथ अगर कोई इंडो पाक हिस्ट्री रखना चाह रहा है सो उसके लिए भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मुगल्स को और इन सबको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। और जब हम लोग इस्लामिक स्टेट और इस तरह उसके अंदर करते हैं तो उसके अंदर वो जो दिल्ली की गवर्नमेंट्स थे थोड़ा बहुत उनका भी रिव्यू हो जाता है। ओके, बहुत स्पीड से बोला मैंने, लेकिन मैंने सारी बातें कवर कर दी हैं। जिसने जो जाना है, जिधर जाना है वो जाए। और तीसरी बात ये थी, बल्कि लास्ट थिंग ये थी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, वो कैब कैसे इंप्रूव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग, रीडिंग, क्योंकि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले खुद से बातें करते हुए, जब मैं मुझे लग रहा था कि मैं ऑनलाइन हूँ, पता नहीं अभी भी ऑनलाइन हूँ कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। ओके गुड। सो मैं खुद से बातें करते हुए ये कह रही थी कि आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी लीड बैकग्राउंड, और जैसे कहते हैं वेल सेटल्ड बैकग्राउंड, और ना मेरी कोई प्राइवेट एजुकेशन की वो हुई हुई है कि मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से स्कूलिंग हुई हुई है। मैंने भी आप सब लोगों की तरह गवर्नमेंट स्कूल से किया हुआ है, और ऐसी स्कूलिंग थी कि 8 तक तो मुझे सेंटेंस बनाना भी नहीं आता था लिटरली, मतलब क्योंकि मैं शिफ्ट हुई थी इस्लामाबाद ड्यूरिंग माई 9th ग्रेड, सो तब तक तो मुझे कख भी नहीं आता था। बट आई इम्प्रूव्ड अ लॉट, आई इम्प्रूव्ड माई लैंग्वेज स्किल्स। वो कैसे? सबसे पहले आप लोगों को इंटरेस्ट लेना होगा रीडिंग में। रीडिंग से ज़्यादा आप लोगों की बेस्ट अनइंटेंशनल अनकॉन्शियस जो होती है ना रीड स्किल्स जो आपकी लैंग्वेज की होती है, वो रीडिंग ही आपके बनाती है। दूसरा तरीका ये है, आप लोगों के साथ में बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, डिफरेंट ड्रामा सीरीज़ हैं, मूवीज़ हैं ऐसी जो पॉलिटिकल और इस तरह के सब्जेक्ट टॉपिक्स पे हैं। कॉमेडी की देख लें, कुछ ऐसा देख लें, और कुछ ऐसे ड्रामा सीरीज़ भी हैं जो आपकी लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस बनाते हैं, जो आपकी इम्प्रूव करते हैं। जो मैंने ड्रामा देखा था सूट्स के मैंने 8 सीजन, ड्रामे से ज़्यादा मुझे मेरी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो थोड़ी सी एक्सप्रेशन के ऊपर कमांड थी ना, वो कहीं पे पूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हार्वी और जो वो माइक थे, उन दोनों के दरमियान इतनी ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ एक्सप्रेशन थे, लिटरली मैंने अपने पास नोट्स में वो लिखना शुरू कर दिए थे और मैं बाद में वो चेक करती रहती थी। खैर, इस तरह की डिफरेंट ड्रामाज हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको टॉपिक से भी जो हिस्ट्री का एक वो पार्ट जिसके ऊपर बने हुए हैं, जैसे 13 डेज है, किंगडम ऑफ हेवंस है, एक्सोडस और किंग्स है, आई गेस वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे है। इस तरह की कुछ बहुत सी मूवीज़ हैं जो आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव करती हैं और आपके एक्सप्रेशंस और आपको उस पूरे इवेंट से भी इंट्रोड्यूस करवा देती हैं। बट एक बात याद रखिएगा कि जो पर्सपेक्टिव्स हैं सोशल साइंस में, वो वेरी करते हैं, वो कभी भी सेम नहीं होता। मुस्लिम्स का पर्सपेक्टिव सलाहुद्दीन को लेके मे बी और हो, और क्रिश्चियन क्रूसेडर्स जो थे उनका पर्सपेक्टिव सलाहुद्दीन को लेके कुछ और होगा। सो कभी भी किसी के भी पर्सपेक्टिव को उसको आप डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि ये गलत है। हिस्ट्री जो है वो हमेशा इसी तरह की लेबल्स में आपको मिलती है। कोई भी चीज़ पॉलिटिकल साइंस में ब्लू और ब्लैक एंड वाइट आपको शेड्स में नहीं मिलेगी, सब कुछ आपको ग्रे शेड में मिलेगा। सो आपने उसको फाइंड आउट करना है, डिग आउट करना है कि कहाँ पे आपने किस हद तक किस चीज़ को नैरेटिव को लेना है और कहाँ पे किस नैरेटिव को ड्रॉप करना है। वाह,
हाँ स्पीड। एनीवेज, आज का हमारा लेक्चर है एग्जीक्यूटिव। कल हमने ऑर्गन डिस्कस किया था लेजिस्लेचर, और अब आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ। लेजिस्लेचर हो चुका है, एग्जीक्यूटिव है, और जुडिशरी कल करेंगे। ओके, सबसे पहले अब आ जाते हैं होराइजन ऑफ टर्म एग्जीक्यूटिव की तरफ। एग्जीक्यूटिव जब हमें पढ़ाया जा रहा था तो हमें भी क्लियर नहीं किया गया था कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन इंक्लूड होता है, कौन कौन इंक्लूड नहीं होता। सो उसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि दो डेफिनेशंस हैं कि एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन से जो है वो इंस्टीट्यूशंस कह लें और कौन से लोग वो शामिल होते हैं। ब्रॉडर सेंस में जैसे दैट प्रेसिडेंट से लेके हाईएस्ट जो है वो प्रेसिडेंट है, वहां से लेके पुलिस ऑफिसर और इवन पटवारी भी जो है ना वो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इन्फोर्समेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पॉलिसीज बनाना, स्टेट की वेलफेयर मेंटेन करना। और ये सारे काम जो है वो, खैर से पटवारी एक कंट्रोवर्शियल काम हो गया अब हमारे यहाँ, लेकिन ये सब जो है ना अपने अपने इंस्टीट्यूशन में रह के, डिपार्टमेंट्स में रह के ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नैरो सेंस में जो मोस्ट कॉमन सेंस ली जाती है वर्ल्ड वाइड, नैरो सेंस में एग्जीक्यूटिव के अंदर हमेशा आएगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट। और यहाँ पे मैं एक और वर्ड भी ऐड करना भूल गई हूँ। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे चाइना और रशिया में है आई गेस, रशिया और कुछ और स्टेट्स भी ऐसी हैं दुनिया में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को प्राइमर कहा जाता है। सही है, उसके आगे स्पेलिंग्स हैं लेकिन बता भी देती हूँ, PRI गेस यही है, PRIMIER, हाँ यही है। ये वर्ड भी ऐड किया जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऑफिशियली उसके पास जो पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं होती हैं। जो पावर एक्सरसाइज करता है, रियल पावर जो एक्सरसाइज करता है वो प्रेसिडेंट करता है। सो उन्होंने इसके लिए, चाइना के अंदर भी है कि उसके लिए एक प्राइमर नाम की एक बस नॉमिनल सी पोस्ट बना दी है और वो वहाँ पे वो उसको रहता है, करता है। जैसे टर्की के अंदर भी अभी है कि उनको शायद प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं लेकिन वो नॉमिनल पोस्ट रह चुकी है। सारी जो पावर कंजम्पशन है वो तैयब एर्दोगान ने रियल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के उसमें ग्राफ्ट कर लिया, वो सारी ग्रैब कर ली। ओके, नैरो सेंस में आ गया प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, प्राइमर, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है, प्ले इंस्टीट्यूशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन्फोर्समेंट करता है सारे काम। बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट होते हैं ये सारे, ये आपको ये चेक रखते हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि ये काम कौन कौन सा अपने अपने इंस्टीट्यूशन में सही करी है या नहीं। उसके बाद किंग एंड क्वीन। किंग एंड क्वीन नॉमिनल अभी मोस्टली है ना दुनिया में, यूके में ले लें, जापान में ले लें, थाईलैंड में ले लें और डिफरेंट स्टेट्स में लेंगे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आप जिसको कह लेना वो है। नाम के वो सरबराह बट दे आर पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन फिर किंग आ जाते हैं सलमान सऊदी अरेबिया के, या ये जो कुछ खलीफा हैं बहरीन और मिडिल ईस्टर्न बाकी स्टेट्स के, ये वो हैं जो क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है और ये रियल जो है ना, आप इसको मोनार्की कह लें, एक और भी टर्म होता है इसके लिए, वो पावर इंजॉय करते हैं। और ये लोग, इन लोगों की कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये खुद ही रूल करते हैं और बेसिकली भी नहीं होते, बट दे डू हैव कैबिनेट। यूएई की काफ़ी कैबिनेट एक्टिव है, उन्होंने औरतों को भी ऐड किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ये पूरी इनकी वो शूरा, मजलिस शूरा ये उसको कहते हैं, और उसमें कोई 150-200 इन्होंने बंदे बैठाए हुए होते हैं अगर आप इनकी न्यूज़ वगैरह में देखें तो। फिर उसके बाद जो प्रोविंसेस होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, उनके जो गवर्नमेंट्स होती हैं, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होंगे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है या आगे उसकी कैबिनेट है पूरी, वो सब। Simply they say that heads of the executive departments who determine policy of the government, they are part of the executive. थोड़ी एक नीचे और भी चीज़ मेंशन किया है क्योंकि यूएसए को बहुत शौक है कि वो अपने आप को स्टैंड आउट करे और वो रिजेंबल ना शो हो यूके के साथ और दुनिया के किसी भी सिस्टम के साथ। सो वो नॉर्मली मिनिस्टर्स नहीं कहलाते। यूएसए के आप हमेशा सेक्रेटरी सुनेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मतलब वो उनके डिफरेंट ना जो भी मिनिस्टर्स होंगे ना वो मिनिस्टर्स के नाम से नहीं होंगे, वो डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, आगे चलते। ओके, डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए था एनीवेज।
एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो डिफरेंस है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा जो प्रॉपर वर्ड सूटेबल था वो ब्यूरोक्रेसी था। ब्यूरोक्रेसी इसलिए कि ये पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, बट नॉट, इट्स नॉट एग्जीक्यूटिव इन अ रियल सेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इस तरह है कि जो बेसिक डिफरेंस आप कह लें वो पॉलिसी एंड लॉ का है, ठीक है। वो पॉलिसी एंड लॉ का किस तरह है कि जो एग्जीक्यूटिव है दे परफॉर्म पॉलिटिकल फंक्शंस। जो एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट और ये किंग, क्वीन, ये सारे ये पॉलिटिकल फंक्शंस प्ले करते हैं, political function of formulating law, while the administrators perform administrative function of enforcing it. Are you getting me? कि लॉ जो बनाते हैं, प्रपोज करके ये सारी चीज़ें लेके आते हैं, वो रियल एग्जीक्यूटिव करते हैं, लेकिन उनको इन्फोर्स करवाती ब्यूरोक्रेसी है। सो यहाँ पे पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है। देन दिस एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इसलिए कि जो ये पॉलिटिकल हेड्स होते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनके पास पावर आती है थ्रू इलेक्शन, वो भी लिमिटेड टर्म के लिए, ठीक है। ये गवर्नमेंट्स में आते हैं, पार्टी के थ्रू गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं, ये गवर्नमेंट्स में आते हैं, 5 ईयर की अपनी टर्म पूरी करते हैं और देन दे गो बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जो कि है टोटली नथिंग। ये सिर्फ पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर का मेंबर होंगे, ठीक है। और लेकिन ऑन द अदर हैंड ब्यूरोक्रेसी इज अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। सिविल सर्विस, पब्लिक सर्विस के जो भी लोग होंगे वो पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं आते हैं, वो कॉम्पिटेंस के थ्रू आते हैं, और वो उनकी जो टर्म लिमिट है वो अराउंड 25 या 30 या जो भी ईयर्स है वो होती है, ठीक है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस है एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन द अदर हैंड जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो लेजिस्लेचर को आंसरेबल नहीं होती है। दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल टू द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे आज हम अपने बहुत ही फेमस चेयरमैन नैब साहब को ले लेते हैं। चेयरमैन नैब साहब का एक केस हुआ था कि ये जो डीजी नैब लाहौर थे, सडनली आपने इस साल की शुरू में कुछ मंथ्स में देखा होगा कि शहबाज शरीफ के और हमजा शहबाज के बहुत पीछे पड़े हुए थे। और तो और जब वो मैंने इंटरव्यू देखा तो आई वाज शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चेयरमैन जो डीजी नैब लाहौर हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, वो पब्लिक सर्विस है, मतलब पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट जो होता है वो कभी भी आके टीवी पे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता स्टैंड्स की अपने या इस तरह उस तरह, जब तक कि वो ब्रीफिंग के थ्रू अपने इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। बट हमारे यहाँ कुछ भी होता है, थ्योरी में और प्रैक्टिस में फ़र्क होता है। सो वो डीजी नैब लाहौर साहब हैं जो रात को 11 बजे ARY के चैनल पे बैठ के बड़े मज़े से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हमजा शहबाज ने ये किया और मैंने उसे ये कहा और उसने कहा मैं तुम्हें घसीटूंगा। और 2 दिन के बाद फिर वावेले के बाद उनकी जो थी वो सर्विसेज जो थी वो वापस ले ली गई और उन्हें वहाँ से उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया, मतलब जो भी वो मामला ख़त्म किया। सो उसके बाद चेयरमैन नैब साहब ने अपनी उसमें कहा था कि आप वो स्टेटमेंट्स नहीं देंगे, उनको उनसे रिपोर्ट ले ली गई। उनको बोला गया कि आप अपना शो कॉज जैसे होता है पब्लिक सर्वेंट्स को मिलता है कि आप कहें बताएं कि आपने मीडिया पे जाके इस तरह की क्यों बातें की हैं। सो जो भी पब्लिक सर्वेंट होगा वो अपने रेलिवेंट और जो उसका डिपार्टमेंट होगा वो उसको आंसरेबल है, वो डायरेक्ट लेजिस्लेचर को या इवन प्राइम मिनिस्टर को भी आंसरेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जैसे कि पाकिस्तान में है, और जो एग्जीक्यूटिव है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर, वो पार्ट है क्योंकि लेजिस्लेचर का, इसलिए वो आंसरेबल है लेजिस्लेचर को, हमारी पार्लियामेंट को, हमारे नेशनल असेंबली और सेनेट को। नॉर्मली वो क्योंकि नेशनल असेंबली का पार्ट है तो इसलिए वो नेशनल असेंबली में ही होता है, इसलिए वो आंसरेबल है। ऑन द अदर हैंड अगर वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो इन अ रियल सेंस आंसरेबल नहीं है एग्जीक्यूटिव को। यूएस का प्रेसिडेंट कांग्रेस को आके नहीं बताता कि उसने जो किया वो क्यों किया, बट देयर इज अ कैच। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है यूएस का वो सेनेट का हेड होता है, मैन है ना जिसे आप कहते हैं, वो होता है। सो हाउस ऑफ कार्ड्स में एक चीज़ जो दिखाई गई बहुत मज़े की वो ये थी कि किस तरह उसने वाइस प्रेसिडेंट बन के एक तरफ तो वो प्राइम मिनिस्टर को घुमा रहा, प्रेसिडेंट को घुमा रहा था, उसको अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के पॉलिसीज अप्रूव करवा रहा था, और दूसरी तरफ पूरी सेनेट के अंदर चेयरमैन वो चेयरमैन बन के वहाँ पे सीट पे बैठ के पूरी उसने सेनेट को है ना वो अपने
प्रेशर में लगाया हुआ था कि वो सब प्रोपेगेंडा के थ्रू वो सब जो थे वो अपने आप को बिल्कुल बंधा हुआ फील कर रहे थे। सही है, ओके। अब तो थ्रू वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वाइस प्रेसिडेंट के थ्रू वो अकाउंटेबल होता है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर को। ओके, फिर लास्ट जो डिफरेंस है वो है पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल कैंडिडेट। बेसिकली इसने यहाँ पे कहा हुआ था कि वो जो एग्जीक्यूटिव होता है, रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है नैरो सेंस में, वो पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कह लें, प्रेसिडेंट कह लें, मामून हुसैन प्रेसिडेंट नहीं, वो पॉलिटिशियन नहीं थे, बट क्योंकि वो प्रेसिडेंट बना दिए गए तो वो भी आप उनको पॉलिटिशियन ही कंसिडर कर लें। सो इस तरह कैबिनेट के मेंबर्स, ये सब मेंबर्स जो होते हैं ये पॉलिटिशियंस होते हैं, तो ये पॉलिटिकल कैडर में आते हैं, सेक्शन में आते हैं। जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसके मेंबर्स ड्यूरिंग ऑफिस होल्डिंग देयर ऑफिस दे कैन नॉट रिज्यूम एनी पॉलिटिकल ऑफिस। बट हमारे यहाँ बस वही मैं फिर रोना रहूँगी कि थ्योरी में डिफरेंस है, प्रैक्टिस में डिफरेंस है। सीडीए का ओहदा, सीडीए के चेयरमैन का ओहदा जनाब हमारे इस्लामाबाद के मेयर साहब ने संभाला हुआ था, जो बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ और उन्हें अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ गई। वो एक बंदा, एक बिजनेसमैन जो है, वो एट अ टाइम इस्लामाबाद का मेयर भी था और वो सीडीए का चेयरमैन भी था। बट कॉन्स्टिट्यूशनली, लॉ वाइज, आप एक पॉलिटिकल ऑफिस और एक पब्लिक ऑफिस जो है वो एट अ टाइम जो है नहीं कर सकते। यही सब कुछ हिस्ट्री में होता रहा है। जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे, वो सिकंदर मिर्ज़ा, ये दोनों पहले ब्यूरोक्रेट्स थे, इन्होंने अपनी ऑफिस से रिज़ाइन किया और पॉलिटिकल ऑफिस ज्वाइन किया। जो हमारे सदर थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने पहली बार नवाज शरीफ को और इनको फारिग किया था दोनों को, इसहाक, गुलाम इसहाक खान, यस, गुलाम इसहाक खान। ही वाज आई गेस वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे या किसी सी मिनिस्ट्री में थे, वो भी ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने, नहीं, आई गेस वो चेयरमैन थे सेनेट, इसी तरह की है, मुझे अभी सही याद नहीं आ रहा, लेकिन 90s में भी एक ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने अपने पब्लिक ऑफिस जो है वहाँ से रिजाइन किया और पॉलिटिक्स ज्वाइन की, पॉलिटिशियंस के ऑफकोर्स उनके कहने पे, उनकी बात। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। अच्छा, ऑर्गन की इसमें जो ऑथर हैं मजरुल हक साहब। अच्छा, मजरुल हक साहब से याद आया, कुछ लोग इस खुशफहमी में सो रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी है वो सिर्फ मजरुल हक साहब की बुक से हो जाती है। बुक इस वक्त मेरे पास कोई 600 हिस्सों में डिवाइड हुई भी पड़ी हुई है। ऑनेस्टली, I'm be very honest with you, I'll be very honest with you, be frank with you, इसमें सिर्फ आपको थ्योरेटिकल जो टर्म्स है ना, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट और एक तो और थे इसमें, क्या सॉवरेनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, अब वो पीस किधर गया है। ये सिर्फ टॉपिक्स जो हैं दो चार, फिर हो, यस, ये इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन और ये इस तरह के इस्लामिक इंडिविजुअल एंड स्टेट, बस ये बुक उधर ख़त्म हो जाती है। सो जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम लोग मजरुल हक की बुक से पूरा पॉलिटिकल साइंस कर लेंगे, तो उनको कहना चाहूँगी कि डूड वेक अप, इस खुशफहमी में मत जियो कि ये पूरा पॉलिटिकल साइंस जो है, जो हम लोगों ने 4 साल मत्थे मार के पढ़ा है, वो तुम लोग एक मजरुल हक की बुक से कर लोगे हिफ्स सारा। ऐसी कोई गलतफहमी मत पालो। यहाँ पे मेरे पास सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। एक ये मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट की बुक है असलम चौधरी की, दूसरी कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स की बुक है डॉक्टर मोहम्मद सरवर की, तीसरी जूड हार्मन की पॉलिटिकल थॉट की बुक है जूड हार्मन की, और फिर एक बुक है मुझे पर्सनली वो अच्छी लगी थी, हामिद खान की बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो बुक है। उसके बाद भी कुछ एक दो हमें और भी कहीं से में भी करना पड़े, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये 4-5 बुक्स जो हैं वो आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस कवर करवाएंगी। ये मजरुल हक, जहाँ फेसबुक पे भी जिसको देखो कोई मुझे पॉलिटिकल साइंस की बुक रिकमेंड कर दे, मजरुल हक, ओ भाई मजरुल हक जो है वो सिर्फ एक छोटा सा चंक जो है ना वो कवर करती है, वो सारे कवर नहीं करती। थेरी से याद आया, हाँ मैं थोड़ा सा इससे होल्ड करी हूँ फिर वापस इसकी तरफ आती हूँ। जो लोग इस दफ़ा IR के पेपर 2 में टोटली ब्लैंक और स्टन होके बैठे हुए थे, वो इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो एक बंदे को मैंने भी हेल्प करने की कोशिश की, बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसको पॉइंट्स भी लिख के दिए, क्योंकि जिस तरह वो 2 घंटे बैठा रहा था,
बिल्कुल ब्लैंक होके मुझे लिटरली डिप्रेशन होना शुरू हो गया कि ये क्यों नहीं कुछ लिख रहा, टोटली पेपर टोटली ब्लैंक। मैंने पॉइंट्स लिख के दिए लेकिन उसकी शायद आईसाइट ठीक थी, वो देख नहीं सका। बाद में जब पेपर खत्म हो गया, सो ही केम टू मी, उसने बताया कि ही वाज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड ही सेड उसको सिर्फ ये बताया गया था कि आप लिबरलिज्म और रियलिज्म और लिबरलिज्म को कर लो और आपका पेपर 2 आईआर का हो जाएगा। और मतलब उस गरीब को तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में जो हंसी आई उस वक्त, मतलब ये क्या नॉनसेंस है, क्या कितनी गलत लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी गई है। आईआर का पेपर जो जो आईआर के पेपर में जो थेरीज मैंने खुद पर्सनली कवर की थी, वो एक बुक थी मेरे पास, उसका मैंने एक पूरा वो थेरीज के ऊपर क्या नाम है इसका, क्या कहते हैं इसको, ये जो टॉपिक है वो आता है थ्योरेटिकल नहीं, एक वो डिफरेंट उसके नाम से है, खैर उसके अंदर जो थेरीज मैंने कवर की थी वो थी न्यू रियलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, वर्ल्ड ट्रांजिशन थेरी, हेक्समॉन थेरी, उसके बाद न्यू मार्क्सिज्म, उसके बाद फंक्शनल थेरी, उसके बाद फेमिनिज्म थेरी इन आईआर, और एक दो और शायद मैंने थेरीज जो थी वो इसमें कवर की थी। और मैंने बताया है कि मैंने सिर्फ थेरीज ही कवर करके आईआर का पेपर दिया था। तो मेरा काम हो रहा है। सो ये कुछ अभी जो मुझे याद है ना चीज़ें थेरीज, हाँ जैसे कि एक दो में भी और हाँ मैंने, मुझे भी याद नहीं है कि कुछ मैंने ऑनलाइन भी की थी कवर। तो ये वो थेरीज थी जो मैंने की, और स्पेशली इसमें जो न्यू इकोनॉमिक्स और ये जो मार्क्सिज्म की थेरी है ना, एक और अभी आजकल आई है इसका, एक वो और भी है थेरी, मुझे भी इसका एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, वो जो कि हाँ इसको इन सेंस आप कह रहे हैं कि न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर जो है ना, जिसमें ये सारे आईएमएफ और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये उसके अंदर कवर हुई थी। सो मैंने ये वो पूरा वो जो चैप्टर था वो किया उसके अंदर कवर। सो आप लोग इस खुशफहमी में मत रहें कि आईआर करने के लिए सिर्फ आपको रियलिज्म और लिबरलिज्म करना होगा। जिसने भी 2019 का आईआर का पेपर अटेम्प्ट किया है ना, उसको वो इस ख्वाब से बाहर निकल आया होगा, और जिसने नहीं किया ना, वो उसको मैं पहले ही बता दूं कि ये गेम इतनी सिंपल नहीं है आईआर वाली, आप लोग थोड़ा सा ध्यान करें किधर जा रहे हैं। एनीवे, सो थेरीज में भी हुआ ये पेपर में कि वो लिबरलिज्म और रियलिज्म को छोड़ के बाकी सारी थेरीज आ गई। सो वो बेचारे गरीब जो थे वो सारे मारे गए, और हम लोग जो थे जिनका थोड़ा बैकग्राउंड था वो, उनका तो पेपर अच्छा हो गया। एनीवेज, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। मजरूल हक साहब की बुक में वो कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है इसकी इम्पोर्टेंस, सॉरी, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी एसेंशियलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि ये इट्स इवन प्रेफरेबल और इम्पॉर्टेंट देन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, वो इसलिए है कि क्योंकि वो कहते हैं कि इट्स द एजेंसी विच मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर एंड progress and happiness of the people. ठीक है, then they said that executive branch is more important than the other two branches, the legislature and the judiciary. Why? They said that the essence of आगे कोड नहीं, हाँ आगे कोड ही है, हाँ आगे कोड है यहाँ पे, इसको मैं कोटेशन मार्क्स में करना भूल गई हूँ। The essence of government is an executive. The legislature and judiciary are merely an instruments for constitutionalizing it. ठीक, सो इस कोड के थ्रू वो उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस बता दी है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है इसकी अरे क्या हो गया ये, ओह माय गॉड, इसको रिमूव कैसे करना। एसेंस ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव की सेंस में इस तरह है कि उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो लेजिस्लेचर और जुडिशरी से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रांचेस जो हैं अदर देन द एग्जीक्यूटिव, ये मेनली इंस्ट्रूमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए एग्जीक्यूटिव को, और इस आर्ग्यूमेंट को वो सपोर्ट करने के लिए आगे फिर फ्रेंच किंग जो है वो लुइस की स्टेटमेंट जो है
वो कोट करते हैं कि he once said that quote I am the state unquote। किस सेंस में उसने कहा था, फिर मैंने आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि हिस्टोरिकली जो भी किंग्स थे, मोनार्क्स थे, क्वींस थी, उनके दौर में, एंशियंट रोम के दौर में आपको देखने को मिलती थी। एंशियंट रोम के पास तो, उनके पास जब तक वो रिपब्लिक रही, उनके पास लेजिस्लेचर था, उनके पास एक सेनेट नाम का इंस्टीट्यूशन था, लेकिन उसके बाद से मतलब जो ये इंग्लिश और ये सारा टाइम पीरियड है, इसमें लेजिस्लेचर नहीं था। लेजिस्लेचर नाम की कोई वो होता ही नहीं था, क्योंकि जो किंग होता था उसका जो वर्ड होता था वो लॉ बन जाता था। और इसलिए जो भी किंग्स की स्टेटमेंट होती थी, वो फरमान जो था वो अपनी मोहर के साथ जो है वो सादर कर देता था और वो लॉ बन जाता था। पहले भी मैंने शायद ये कोट मेंशन की हुई है कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन। सो वो सॉवरन हिस्टोरिकली किंग और मोनार्क होता था, इसलिए लेजिस्लेचर का तो वहाँ पे आपको कोई सवाल ही नहीं था। बट देयर वाज जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी आप कह लें, उसकी एग्जिस्टेंस थी, वो हमेशा से थी, क्योंकि लोगों को ज़ाहिर है उनके आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, ये सब होते हैं, इनको रिजॉल्व करवाने के लिए हर दौर में काजी जो होता है, जज जो होता है, इस नाम का एक इंस्टीट्यूशन हर दौर में वो रहा है। बट इस्लामिक स्टेट में तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो काजी था वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता था, इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता था कि उसने हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, मतलब सबको वो बुला लेता था अपने ऑफिस में, अपनी दरबार में, कोर्ट में, सॉरी। लेकिन खुलफाए राशिदीन के बाद से भी इस्लामिक स्टेट में भी और वैसे यूरोपियन कंट्रीज में भी जो जुडिशरी होती थी वो हमेशा किंग के क्राउन के अंडर आती थी, वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। और वो जो जज होता था वो वही फरमान जारी करता था जो मोनार्क उससे चाहता था। ओके, सो आगे फिर उन्होंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि ये जो आई एम द स्टेट वाला एग्जीक्यूटिव था, मोनार्क जो था, इसके पास इतनी ज़्यादा पावर थी, एक्सट्रीम पावर थी, अनलिमिटेड पावर थी कि लोग जो थे वो ऑप्रेस्ड फील कर रहे थे और लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे थे। और इसने फिर रेवोल्यूशंस को और रिवॉल्ट्स को दावत दी उनको, और लोगों ने थ्रू वेरियस पीरियड ऑफ टाइम और वेरियस कोर्स ऑफ हिस्ट्री जो है, हमारे पास जो अब रिजल्ट आया वो है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली इसलिए इसको कहते हैं कि इस टाइम दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट को रन करने के लिए होता है, ठीक है। और जो लॉ होता है ना वो स्टेट को गवर्न करने के लिए होता है, वो लोगों के लिए होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे चलेगी, कितनी उसकी टर्म पीरियड होगी, पार्लियामेंट की मेंबर्स कितने होंगे, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा। और हाँ, लास्ट टाइम मुझे याद आया मैंने मिस्टेक ये की थी कि मैंने जब सेनेट के मेंबर्स की इलेक्शन का बोला था तो मैंने उसमें उसको कंफ्यूज कर दिया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है पाकिस्तान की सेनेट के अंदर, वो ऐसे होता है कि एट द सेम टाइम, एट अ टाइम इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर और 4 प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। जो 4 नेशनल असेंबली की जो सीट्स है ना वो 342 हैं, यस यही है, 342 ही हैं, हाँ। तो जो 340 और जो सेनेट की सीट्स हैं वो पहले 100 थी, अब शायद 104 हो गई हैं। तो इन दोनों में इलेक्शन होगा, इन दोनों की जो टोटल सीट्स होंगी ना 442 या 400 जितनी भी कर लें आप ऊपर, इन दोनों की जो टोटल सीट्स होंगी उनकी प्रोपोर्शनल वाइज डिवीजन होगी 4 प्रोविंसेस में। किस तरह कि, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में थोड़ी सी एक्टिविटी की थी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन क्यों लोगों को समझ नहीं आता, ये कैसे होता है। उनकी इनकी जो सीट, एक मेंबर की सीट होगी नेशनल और फेडरल और कैपिटल लेवल की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे एक बंदे की जो सीट होगी वो एक कंसिडर होगी। बट जब वो पंजाब में आएगी तो वो एक सीट लगभग, उस टाइम जब हमने कैलकुलेशन की थी और जो विकीपीडिया के सोर्स के मुताबिक 17.5 लोग जो होंगे वो वोट डालेंगे तो वो एक सीट कंसिडर होगी। इसी तरह ये फिर चेंज हो गया था, हो जाता है सिंध में डिफरेंट उसके कोटा के साथ, और उनकी केपीके में डिफरेंट, और फिर सिंध बलोचिस्तान का जो था ना वो ऐसे होता था कि एक जो है बंदे के पास वो सिर्फ एक ही सीट होती थी।
वो इन्होंने इस तरह किया था कि सबसे लेस जो है ना सीट्स जो हैं वो बलूचिस्तान की हैं 60, ठीक है, उसकी जो नेशनल वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की है। तो बलूचिस्तान की एक सीट एक वोट काउंट होगी, लेकिन जब वो वोट पंजाब की तरफ आएगा तो 17.5 होगा, जब वो सिंध की तरफ आएगा तो वो मे बी 8 समथिंग कुछ होगा, जब वो केपीके की तरफ होगा तो वो मे बी 6 और 5 समथिंग होगा। तो ये 5 बंदे, लेट्स से अभी मैं क्लियर नहीं हूँ बाकी नंबर्स की तरफ, लेकिन अगर 5 बंदे केपीके के वोट देंगे तो वो एक वोट काउंट होगा, और बलूचिस्तान का एक बंदा वोट देगा तो वो एक वोट काउंट होगा। तो इस तरह ये थोड़ा सा घुमाऊ है पीरियड, ये पूरा प्रोसेस, लेकिन वो इस तरह इनकी जो वोटिंग होती है उसके थ्रू प्रोविंसेस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो कैंडिडेट होता है वो इलेक्ट होता है। बट जब सेनेट के बंदों का आम इलेक्शन होता है तो वो नेशनल और कैपिटल लेवल पे इलेक्शन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ चारों सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन होता है। वहीं पे वो लोग अपने अपने पार्टीज के बंदों को वोट देते हैं, या जो भी उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करनी होती है, आपस में चेंज कर देनी होती है एलिजेंस, वो उनका मसला है, अगर वो करें तो। बट वो वहाँ पर ही सिर्फ होता है, ठीक है। दोबारा क्लियर कर दूं कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो फिर कौमी असेंबली और सेनेट में भी इलेक्शन होता है, और चारों सूबाई असेंबलियों में भी इलेक्शन होता है। और इलेक्शन के अंदर वोट डालने का तरीका जो है वो इस तरह है कि सबसे कम सीट्स बलूचिस्तान की हैं, बलूचिस्तान के एक बंदे का एक वोट कंसीडर होगा, और उसी को वोट को अगर हम उसके साथ लेके जाएंगे पंजाब में तो वो 17.5 बंदे वोट डालेंगे तो वो एक वोट कंसीडर होगा। सो इसी तरह डिफरेंट प्रोविंसेस की डिफरेंट वो है कैलकुलेशन है, बट ये इसी तरह इन्होंने एक एक वोट का कॉस्ट करके, मतलब टोटल इन्होंने जो करना होता है वो सीट्स के मुताबिक करनी होती हैं। वो सीट्स जो हमारी पार्लियामेंट, हमारी नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली और सेनेट की टोटल सीट्स हैं उनके बराबर इन्हें प्रोविंशियल सीट्स को करना होता है, ठीक है। आई होप मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया, लेकिन आई होप मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर दिया। ये मिस्टेक हो गई थी मुझसे लास्ट टाइम, मैंने आज दिन को बैठ के सोचा कि मैंने आपको थोड़ा सा गड़बड़ बता दिया, सो मैं ये क्लियर कर दिया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हो गई है हमारी, कि वो इंस्टीट्यूशन कैसे क्रिएट हुए, क्यों क्रिएट हुए। अभी बताया कि एक्सट्रीम पावर जो थी एग्जीक्यूटिव के पास, मोनार्क के पास, किंग के पास, उसने लोगों के अंदर सबसे पहले इसमें जो है ना वो मेंशन है वो फ्रांस का है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से डेमोक्रेसी की बुनियाद है। आपको डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो आपको दी यूके ने है, बट दुनिया में जो डेमोक्रेसी का सिस्टम था वो सबसे पहले अमेरिका के अंदर वो जो थी कौन सी बात, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1776 की, उसके बाद से उन्होंने डेमोक्रेसी का अपने अंदर अपना इंट्रोड्यूस करा सिस्टम। वहाँ से फ्रांस ने इसको लिया, थोड़ा सा इसको उन्होंने देखा कि अच्छा क्योंकि अमेरिका और फ्रांस की आपस में बड़ी कुर्बतदारी है, तो उन्होंने वहाँ से लिया। वहाँ पे रेवोल्यूशन आया 1789 में फ्रांस के अंदर, और उन्होंने अपनी मोनार्की को टोटल ख़त्म कर दिया, और उन्होंने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं और निकल गया। लेकिन उन्होंने भी हमें डेमोक्रेसी का एक निज़ाम दिया, उसमें किस तरह के वो सेपरेशन ऑफ पावर जो हमने परसों पढ़ी थी वो सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके वाइस एग्जीक्यूटिव के पास सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट की पावर होगी, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग करेगा, और जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, और वो लॉ करती है, कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियन होती है, लॉ इंटरप्रेटर होती है, लॉ रिव्यू भी करती है, और वो बाद में जब जुडिशरी पे आएंगे तो उसके फंक्शन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, ओके, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। सबसे बड़ी एट्रीब्यूट जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर वो लीडरशिप, इसमें तो कोई डाउट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल क्वालिटी नहीं है, खूबी नहीं है, आप नहीं चल सकते। ओके, सो क्यों नहीं चल सकते? एग्जीक्यूटिव, they said that executive is the leadership is the essence of executive, because they said that it means the executive must have the, अच्छा लीडरशिप के अंदर फिर उन्होंने आगे इसको कहा है कि इसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, एनर्जी, यूनिटी ऑफ विल, प्रोपेंटिट्यूड इन एक्शन, फाइनलिटी ऑफ डिसीजन, और ब्ला 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 ब्ला, सीक्रेसी एंड ऑल दैट। इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यूनिटी इन द सेंस कि वो एक होते हैं नेशनल लीडर्स,
जैसे जो भी आपके पॉलिटिकल एफिलिएशन है, बट जैसे नवाज शरीफ हैं, जरदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, ये नेशन को कॉमन लीडर के तौर पे ये सामने आए हैं। फिर एक हमारे आगे दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन साहब। अल्ताफ हुसैन साहब को आप कभी भी नेशनल लीडर नहीं कह सकेंगे, क्योंकि ही इज बिन रिप्रेजेंटिंग एमक्यूएम, और एमक्यूएम के थ्रू वो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को, जो उनका एक वो पार्ट है, सेक्शन है, सेक्ट है, उसको रिप्रेजेंट करते आए हैं। और उनका जो इंटरेस्ट रहा है वो कभी भी नेशनल पॉलिटिक्स नहीं रही है, एक वो प्रोविंस की हद तक हमेशा रहे हैं कि कराची वालों हमारी भी तो सुनो, और वो सारी जो उनकी कहानियां और ड्रामे, ठीक है। नेशनल लीडर वो होगा जो एग्जैक्टिव, रियल एग्जैक्टिव का होगा, वो हमेशा यूनिटी लेके आएगा पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, वो रिप्रेजेंट करेगा इसको। एनर्जी इन अ सेंस कि वो एनर्जी की अगर आपने बात करनी है तो आप जस्टिन ट्रूडो की बात कर लें, उसने मतलब पूरी कैनेडियन पॉलिटिक्स को क्या, हमारे मुसलमानों की जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें उसने अपने लिए एक सॉफ्ट इमेज कायम कर लिया है अपनी हरकतों की वजह से। कभी वो मस्जिद में बैठा हुआ होता है, कभी वो मुसलमानों ही क्या, उसने इंडिया में भी अपना बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है। लास्ट ईयर वो अपनी वाइफ के साथ आया, उसके साथ मोदी के साथ बैठ के वो चरखा काट रहा था, वो उसकी जो गांधी जी की याद वो ताज़ा कर रहे थे, और ये सब चीज़ें। प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब है, प्रॉम्प्टिट्यूड इन एक्शन मीन कि वो क्विक हो। इसको अगले वाले भी इसमें भी एक्सप्लेन करती हूँ कि उसकी जो डिसीजन मेकिंग, वो इतना उसने अपने आप को अपडेट रखा हुआ हो, उसका नॉलेज इतना ज़्यादा हुआ हो कि जिस तरह का भी सिचुएशन होगी ना, चाहे वो वॉर हो, डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो, इसमें आप आ जाए, आप एग्जाम्पल ले लें, क्या कहते हैं उसको, रॉबर्ट एफ कैंडी की। रॉबर्ट एफ कैंडी था ना जो यूएस सदर था, जिसको मार दिया गया था, या रॉबी इसका भाई था, कैंडी मैं कह रही हूँ, अभी मुझे उसका फर्स्ट नेम याद नहीं है, क्योंकि वो दोनों भाई थे और वो दोनों ही, एक सदर था और दूसरा जो था उसका स्टेट मिनिस्टर था, सेक्रेटरी था, इसलिए कैंडी को ले लें आप प्रेसिडेंट को। कैंडी जो था, उसका जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया और दुनिया जो थी वो थर्ड वर्ल्ड वॉर के ब्रिंक पे पहुंच गई, यूएस के नेबर में, बल्कि उसके बिल्कुल जो वो कैपिटल है उसके सामने जो है वो क्यूबा के अंदर जो है वो मिसाइल्स फिट कर दिए गए, उसने सोवियट्स ने कर दिए इन क्विड प्रो क्यो के। यूएस ने मिसाइल्स पहले फिट किए हुए थे टर्की और ग्रीस के अंदर, और वो वार्निंग थी किसको, सोवियत रशिया को, क्योंकि वो बाज रहे और यूरोप को किसी किस्म की थ्रेट देने की कोशिश ना करे, क्योंकि यूएस जो है वो नाटो के थ्रू यूरोप की हर सूरत हिफाजत करेगा। सो क्या इशू हुआ, 13 डेज अगर आप में से किसी ने देखी हुई है, वैसे उसमें मुझे एक चीज़ बड़ी गंदी लगी है कि उसने जो कैंडी है उसको, जो उनका प्रेसिडेंट था, उसको ऐसे फरिश्ता और सेंट की सूरत में उसको डिपिक्ट किया गया है, और द क्राउन की एक एपिसोड में कैंडी को इवल मॉन्स्टर और मोस्ट जीनियस और शूट पॉलिटिशियन के उसमें रोल में दिखाया गया है। उसको मुझे वो वाला रोल ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसको जो जनरल्स थे वो पूरे उन 7 दिनों तक कैंडी को कहते रहे कि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, सोवियत रशिया इस तरह पीछे नहीं हटेगा, ये आपको फिर भी प्रेशराइज करेगा, आपने हमें आप बस हमें प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दें, हमें बस ये सिग्नेचर दें और हमारे बंदे रेडी हैं, और हम लोगों ने अटैक लॉन्च कर देना है, क्यूबा के ऊपर अटैक करेंगे, मिसाइल्स रिमूव कर देंगे, सोवियत रशिया को न्यूक्लियर के थ्रू अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी यूज़ करना पड़ा तो हम करेंगे। मतलब वहाँ पे बहुत क्योस दिखाया गया है, और हकीकत में भी ऐसा ही था। इवन तो पाकिस्तान में इस तरह कुछ लोगों को इस तरह मतलब पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन जो क्राइसिस था वो इस हद तक था कि मतलब 3-4 दिन जो वो हैं वो ऐसे ही गुजरते रहे कि साइन करूं या ना करूं। खैर बहुत डिप्लोमेटिक डिस्पैचेस के थ्रू वो जो है मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं, उसके थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू करने की कोशिश की गई, और फाइनली कम्युनिकेशन करने की कोशिश की गई, और फाइनली जो है वो क्राइसिस ख़त्म हो गया सिर्फ सीक्रेट डीलिंग के थ्रू, कि यूएस जो है वो 6 मंथ्स के बाद अपने मिसाइल्स हटाएगा। वो मिसाइल्स वैसे भी काम के नहीं थे, वो एक्सपायर हो चुके थे, अपनी लिमिट पूरी कर चुके थे, लेकिन ये जो कंडीशंस थी वो ये थी कि रशिया जो है वो अभी क्यूबा से अपने मिसाइल्स हटाएगा और यूएस 6 मंथ के बाद हटाएगा, और उसकी एक दो और कंडीशंस थी। इन रियल सेंस जो एग्रीमेंट में सेंस है उसमें
वो रशिया की जीत थी, उसने सब अचीव कर लिया था, लेकिन वर्ल्ड को ये लगा कि उस टाइम फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम के रशिया जो है वो रिट्रीट कर गया है और उसने अपने गोल अचीव नहीं किए। सो प्रॉम्प्टिट्यूड एक्शन, अगर हम इसको उस सेंस में लें कि अगर वो जनरल्स की बात मान लेता, कैंडी जो था, और अगर वो साइन कर देता तो क्या होना था? अभी तक हम क्या, हमारे वालिदैन भी ना होते, क्योंकि जब न्यूक्लियर यूज होना था तो वो ये दोनों स्टेट जो है वो उस वक्त अपने अपने पूरी वर्ल्ड में एलाइज रखती थी और डिफरेंट जगहों पे इन्होंने अपने चेक पोस्ट बनाई हुई थी और ये सब चीजें थी। जब न्यूक्लियर यूज होना था तो इन्वायरमेंट का तो तबाही हो जानी थी। सो उसने, उसके पास जो कैंडी की लीडरशिप जो थी वो थोड़ी सी उस टाइम उन्हें उन्हें ये लग रहा था कि वो डम्ब है, वो डल है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसके पास विल पावर नहीं है। बट असल में कैंडी जो था वो ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ों को कि कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। डिफरेंट चीज़ों के थ्रू अगर आप वो मूवी देखें फिर आपको पता चलेगा कि वो मैसेजेस भेज रहा था क्रुश्चेव की तरफ और अपने जो सोवियत रशिया का जो काउंटर पार्ट था उसकी तरफ। फाइनलिटी ऑफ डिसीजन, इसमें यह है कि अगली लाइन में इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं वो कि एग्जीक्यूटिव का काम ये नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन जो है वो डेलिब्रेशन के साथ ले। जब वॉर इम्पोज होती है, कुछ इस तरह का क्राइसिस होता है, एग्जीक्यूटिव को क्विक होना होता है। वो वो टाइम नहीं ले सकता। जैसे नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जो कारगिल क्राइसिस था और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो बताया ही नहीं गया कि मेरे साथ कि मुशर्रफ साहब मिलिट्री को लेके और इस तरह अटैक करने वाले हैं। आप ये एक लीडर वाइज अगर आप देखें, एक बहुत ही भोंडा किस्म का जोक था। उन्होंने अपनी वीकनेस शो कर दी कि हाँ मैं तो इनकेपेबल लीडर हूँ, जबकि इस हद तक आप बिलीव कर सकते हैं कि उनको उनके इल्म में था, मुशर्रफ ने उनके साथ प्लान शेयर किया था और ये उनकी लीडरशिप स्किल्स थी कि उन्होंने उसको कैसे मैनेज किया। वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते थे ऑन अप करके या किसी तरीके से भी, लेकिन उन्होंने टोटल उसको अबैंडन कर दिया कि नवाज शरीफ मुशर्रफ साहब जो हैं वो अकेले ही इसके जिम्मेदार हैं। सो उसका क्या असर हुआ? उसका असर कूड डेटा की सूरत में हुआ। जो जब उनको बिल्कुल ही अकेला कर दिया गया तो मुशर्रफ साहब ने कहा अच्छा अगर यही है तो फिर तुम तो जाओ ना खैर, अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो फिर मैं खुद ही देख लेता हूँ, मैं पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर भी मैं खुद ही हो जाता हूँ। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में भी और थ्योरेटिकली भी जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है हमारे यहाँ, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, उसके पास ये पावर्स हैं कि आर्मी चीफ उसके बराबर नहीं आ सकता। आर्मी चीफ इज अकाउंटेबल टू डिफेंस मिनिस्टर। और आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर इज जस्ट अ सिंगल मिनिस्ट्रियल लेवल का वो कैबिनेट का बंदा है। और प्राइम मिनिस्टर का फिर आप देख लेंगे वो कितना सुपीरियर जो है ना वो ओहदा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो कितना रियल एग्जीक्यूटिव है। बट थियरी और प्रैक्टिस की ये गैप की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी का रोल है, जो सिक्योरिटी और डिफेंस का रोल है, जो ये पॉलिसीज हैं, ये रियल एग्जीक्यूटिव की बजाय हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है या हमारी जो GHQ है वो ये सारी पॉलिसीज बनाता है। और इसी इश्यूज को लेके 90s के अंदर हमारी पॉलिटिक्स जो थी वो बहुत अनस्टेबल रही। इतनी ज़्यादा कि गवर्नमेंट्स आ रही थी जा रही थी, 1.5 साल 2 साल आ रही हैं जा रही हैं, बेनजीर आ रही है, नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं, बेनजीर आ रही हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं वो बन रही हैं। बहुत ज़्यादा क्योस रहा सिर्फ इसी वजह से कि ना ही नवाज शरीफ रेडी थे ना ही बेनजीर रेडी थी कि वो अपना जो रियल एग्जीक्यूटिव की जो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो उसको क्विट कर दें, उससे आप वो बैक ऑफ हो जाएं और वो जो है इजीली वो मिलिट्री को ये पॉलिसीज और ये सब बनाने दें। खैर भुट्टो के साथ तो बेनजीर के साथ ये भी इशू था कि मिलिट्री वाज अंडर अप्रीहेंशन कि ये बदला लेने की कोशिश करेंगी अपने बाप का या कुछ और भी चीज़ें, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बहुत लंबी डिस्कशन हो गई इसके ऊपर। So they said that proper function of executive is to take prompt action and not waste time in deliberation or contemplation कि सोच समझ के और आराम से एक डिसीजन लेना है, ये नहीं होता। उसको उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका अप टू डेट स्टेट अफेयर्स के साथ इतना करंट होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए कि वो जल्दी टाइमली डिसीजन ले। ओके,
They said that the executive must have the discretionary power and not arbitrary power. अच्छा, discretionary power, इसका जो मरीम वेबस्टर की डिक्शनरी है उसका मैं आगे उसकी डेफिनेशन कोट कर रही हूँ कि he said that to use a power or thing when and how you decide. discretionary power होगी कि प्राइम मिनिस्टर के पास या प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो जब और जिस तरह चाहे पावर को यूज करे, और आर्बिट्रेरी पावर उनके मुताबिक वो ये है कि इट्स डन विदाउट एनी कंसर्न ऑफ राइट और रॉन्ग. आर्बिट्रेरी पावर इन द सेंस कि उसमें कोई वो सिर्फ रैशनल होगी और उसमें कोई मोरालिटी नहीं होगी कि आप ये नहीं देखो कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है. वो ये मोनार्क्स की आप उस सेंस में ले लें कि वो किंग ये नहीं देखता था कि मेरे जो वफादार हैं वो मर रहे हैं या रिवॉल्ट क्यों हो रहा है, बस उसने ये फरमान जारी कर दिया स्टैम्प के साथ, ऑफिशियल चाहे फरमान के साथ, वो अब लॉ बन चुके हैं, वो ऑर्डर ऑफ द डे है, वो फुलफिल होगा. फिर वो कहते हैं कि एक एट्रीब्यूट ये भी है कि जितनी भी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज हैं या डिक्टेटरशिप्स भी हैं, इवन दो कि वो पूरी टर्म्स नहीं करती है, लेकिन एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म होती है डिफाइन, चाहे वो 4 इयर्स है, 5 इयर्स है, 6 इयर्स है या 10 तो खैर शायद कहीं पे भी नहीं है, लेकिन टर्म होती है. आगे वो लास्ट स्लाइड में इसके ऊपर डिस्कशन होगी कि टर्म्स कितनी होती हैं किस स्टेट में. फिर यहाँ पे हैमिल्टन की कोट जो है वो फेडरलिस्ट उन्होंने बुक लिखी है, उसके अंदर मैंने की है इसको कि उसकी हैमिल्टन की नज़र के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो खूबियाँ हैं एग्जीक्यूटिव की, वो क्या होनी चाहिए. Is that the quote? Energy in the executive is a leading character. Energy in the executive is a leading character in the definition of good government. अच्छा, वो एनर्जेटिक होगा लीडर तो ये गुड गवर्नमेंट की उसकी टॉप मोस्ट की खूबी है. ठीक है. Period. The ingredient which energy in executive are firstly unity, secondly duration, thirdly adequate provision for its support, fourthly competent power. अच्छा, ये चीज़ें वो हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं. एनर्जी भी डिस्कस कर लिया है, यूनिटी वो कैसे प्रोवाइड करता है, ड्यूरेशन यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस हो, एडिकेट प्रोविजन ऑफ सपोर्ट हो कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, जब वो पॉपुलर वोट से आता है तो उसके पास सपोर्ट होती है उसके लोगों की, और जब वो डिक्टेटरशिप के थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स के थ्रू आता है, थ्रू कू डेटा कह लें, डिक्टेटरशिप, मार्शल लॉ या और इन होती है जैसे खैर बहुत सी रीजन से, और थ्रू उस तरह आता है, तो वो क्योंकि वो पॉपुलर सपोर्ट नहीं रखता, सो वो अपना ऑफिस में अपनी सेंटिटी मेंटेन नहीं कर सकता, लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे. कॉम्पिटेंट पावर, जैसे कि अभी पीछे मेंशन किया, डिस्क्रिशनरी पावर, इतनी पावर इस इनफ हो उसके पास कि वो फ्रीली अपने डिसीजंस ले सके. आई रिपीट, फ्रीली, नॉट इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन फॉरेन अफेयर्स. ठीक है. और इवन सिक्योरिटी अफेयर्स, सिक्योरिटी की, डिफेंस के जितने भी फंक्शन होंगे उसमें भी. खैर. Period. While those which constitute safety in the Republican sense are, अच्छा, सिक्योर कौन करता है एग्जीक्यूटिव के ऑफिस को रिपब्लिकन सिस्टम में. फर्स्टली अ ड्यू डिपेंडेंस ऑन द पीपल, अभी मेंशन किया है कि डिपेंडेंस ऑन द पीपल, पॉपुलर वोट, सपोर्ट. इमैनुअल मैक्रॉन को देख लें, फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं, वो उन्होंने हिस्ट्री रकम की है कि वो यंगेस्ट 38 ईयर्स के थे वो जब ऑफिस उन्होंने ज्वाइन किया 2017 में आई गेस, बट उनका ये था कि ही वाज नोबडी, ही वाज एन आउटसाइडर. और अभी भी एक बहुत फनी आर्टिकल आते रहते हैं कि दे कंपेयर मैक्रॉन विद जुपिटर. दे सेड दैट मैक्रॉन के पास कोई इवन दो कि वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, लेकिन उनके पास उन्होंने अपने आप को इतना सॉलिट्यूड में, सॉलिटरी इसमें रखा हुआ है कि सेपरेट हुए हुए हैं, वो लोगों के साथ लिंक नहीं करते, उनके पास पॉलिटिक्स की, पॉलिटिशियंस की वो जो है वो बैग नहीं है कि उन्होंने उसको जुपिटर जैसे अकेला गैलेक्सी में, यूनिवर्स में घूमता रहता है, इसी तरह इमैनुअल मैक्रॉन है. उनकी क्योंकि लीडर की ना टीवी पे और स्पीचेस में और इस तरह की ये जो कनेक्शन है लोगों के साथ, ये बहुत ज़रूरी है. ये ना होने की वजह से इमैनुअल मैक्रॉन ने अपना आप को डिजास्टर साबित किया.
येलो वेस्ट का स्कैंडल जो है वो आपके सामने है। इतने महीनों से, इतने हफ्तों से लोग जो हैं वो फ्रांस के अंदर एक कार्बन टैक्स का लॉ था, उसके ऊपर वो बाहर निकल के आए और उसके बाद से उन्होंने तबाही मचाई हुई है फ्रांस के अंदर। इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। उसके इमैनुअल मैक्रोन के मिनिस्टर्स जो हैं वो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, वो उसके साथ नहीं दे रहे हैं। सो दे सेड दैट ही इमैनुअल मैक्रोन नीड्स टू कनेक्ट टू हिज पीपल। सो यहाँ पे वही एक डिपेंडेंस ऑन द पीपल कि लोग इमैनुअल मैक्रोन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए उसने ये सारा क्राइसिस फेस किया क्योंकि उसने खुद लोगों को उससे दूर रखा हुआ था। सेकेंडली जैसे सेकेंडली ड्यूटी। अब ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत है। लेट्स गेट टू नेक्स्ट स्लाइड। फंक्शन एंड पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये थोड़ा सा इस तरह बता दूँ, थोड़ा सा डिटेल में। ओके, सबसे पहले ये कि इसके जो फंक्शन होते हैं एग्जीक्यूटिव के, जैसे कि ना सिर्फ ये नामों में चेंज है, इसी तरह इनकी पावर्स और इनके फंक्शंस भी चेंज। रशिया में, यूएस में, चाइना में, टर्की में प्रेसिडेंट जो है उसके पास अपने डिफरेंट स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डिफरेंट किस्म की पावर्स हैं। अब जब हम थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे फिर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। और कुछ के पास वीटो की पावर है, कुछ के पास इस तरह की है। और चाइना की अभी आपने देखा कि उन्होंने शी जिनपिंग को लाइफ टाइम इलेक्ट कर लिया है एज अ प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ हिज विजन ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको वो सिल्क रोड भी रूट भी कहते हैं और डिफरेंट नामों से याद करते हैं। टर्की के अंदर रेफरेंडम हुआ, 51% 52% से वो रेफरेंडम तैयब एर्दोगान ने जीता और उसने पार्लियामेंट्री से स्विच कर लिया प्रेसिडेंशियल के पास। अब उसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं, उसके पास एग्जीक्यूटिव की भी हैं और जुडिशरी की भी हैं। और फ्रांस के अंदर मैक्रोन से पहले एक प्रेसिडेंट थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने जब पेरिस के अंदर 2016 में धमाके हुए थे तो उन्होंने कंट्री में इमरजेंसी लगा दी थी। उनके पास ये अथॉरिटी थी, जिस तरह यहाँ पे भी है, नो डाउट पाकिस्तान में भी है प्राइम मिनिस्टर के पास। जब ये इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी के अंदर आपके जो सिविलियन लिबर्टीज होती है वो खत्म हो जाती हैं। आपके फ़ोन टैप हो सकते हैं, आपके सर्च हो सकती है घर की, आपकी स्पाई कैम्स यूज़ हो सकते हैं आप पे। मतलब अनलिमिटेड पावर जो है ना वो स्टेट इंजॉय करती है। यही फिर उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया और इस बात पे फ्रांस के अंदर बहुत, मतलब उसकी जो पॉलिटिक्स थी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो थी वो बहुत डिस्टर्ब भी रही कि ये एक अथॉरिटेरियन रिजीम बन चुका है फ्रेंच प्रेसिडेंट का कि वो इमरजेंसी पीरियड को एक्सटेंड कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट यूएस प्रेसिडेंट के पास वीटो की पावर है। पुतिन की तो आप क्या ही बात कर रहे हैं, उसको आप समझ लें कि ऑल एंड ऑल वो सुल्तान और किंग ही है। और फिर पाकिस्तानी सदर भी है हमारे आरिफ अलवी साहब, जो कि टेट्यूलर नॉमिनल सरमोनियल हेड हैं। वो सिर्फ आपको तकरीब में आपको सूट पहने हुए नजर आएंगे, वो आपको शील्ड दे रहे होंगे। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना, उसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो सिर्फ एक इज्जत के तौर पे, ऑनररी और तौर पे, ऑनर के तौर पे एक इंस्टीट्यूशन कायम है और उसको, उसके पास रियल पावर्स नहीं है, बट उसको उसको ये रिस्पेक्ट दी हुई है कि ही इज हेड ऑफ द स्टेट। वो कुछ लोगों से हेल्प लेता है, कुछ लोग, हाँ, और उसका एक काम ये है कि उसने लॉज के ऊपर फाइनल उसके सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद वो जो लॉज हैं वो इन्फोर्स होते हैं और वो लोगों को पार्डन कर सकता है और वो ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर सकता है। जब अगर कुछ इमरजेंसी हो गई है कंट्री में, नेशनल असेंबली इन सेशन नहीं है और प्राइम मिनिस्टर की बजाय प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी करता है। उसके बाद फिर डिफरेंट, अब आगे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होगा, रियल हेड होगा। प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट होगा। और फिर इसमें आगे थोड़ा सा उसने ये, मैं बताती हूँ, उसने आगे लिखा हुआ था कि मिस्टेक, ओके नहीं ठीक है। पावर जो है वो
टोटलिटेरियन गवर्नमेंट में वर्सेस लिबरल गवर्नमेंट के जो टोटलिटेरियन इन अ सेंस, अब ये इतना हैवी थोड़ी सी इसकी प्रोनाउंसिएशन है मेरे लिए, ये वो स्टेट होगी, वो एग्जीक्यूटिव होगा जिसने पूरी की पूरी पावर जो है ना वो अपने एक सीट के अंदर जो है वो उसने कंज्यूम की हुई है। और लिबरल वो है ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जो कि सोशल और कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट होती है जिसमें मॉडर्न डेमोक्रेसी है। ओके, आगे फिर वो कहते हैं कि मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की बनस्बत जो लेसेस फेयर स्टेट की बनस्बत जो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है इसके पास इसके एग्जीक्यूटिव के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। अब इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं, और जो एग्जीक्यूटिव के फंक्शन होते हैं, ये सॉरी वो मैं पहले वाला कह रही थी डिटेल में, ये थोड़ा डिटेल में है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एग्जीक्यूटिव का जो काम है वो दो है, is to maintain law and order and essential function of government is to maintain law and order. It is therefore the primary function of the executive. It has to direct and supervise the execution or enforcement of the laws and administration of the country. फिर वो कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कैबिनेट के डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, होम मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, कैसे कहते हैं फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर है, इसके थ्रू इसके सेक्रेटरी के थ्रू ये सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। एंड फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आपको पता है पुलिस और प्रिजन और कोर्ट्स ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इन ऑर्डर टू परफॉर्म इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस the executive has two powers: the power of appointment of direction in a sense कि वो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट को अपॉइंट कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, रिमूव कर सकता है। इसकी एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पाकिस्तान की 1-2 मंथ्स के पीछे से न्यूज़ के साथ आपका कनेक्शन रहा है तो आपको पता होगा कि किस तरह इमरान खान साहब ने स्टेट बैंक के हेड को, FPR के हेड को और वजीर ख़जाना और सेक्रेटरी जो ख़जाना है इन सबको रिमूव किया, अपनी मर्जी के लगाए, कुछ लोगों ने बाद में फिर रिज़ाइन दे दिया, फिर नए लगाए, और ये सब मामला। सो उसका जो काम है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्शन, द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डायरेक्शन। अपॉइंट वो कर सकता है और फिर वो आगे कहते हैं कि डायरेक्शन को भी मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। पब्लिक सर्वेंट्स को की वो जो है अपॉइंटमेंट वगैरह। They said that in modern times, however, the exercise of this power of the executive is regulated by the laws and rules of the recruitment of public services. फिर वो आपको पता ही है कि हर डिपार्टमेंट के हमारे जो ये पेनल कोड, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और ये सारे हैं, इनके थ्रू अब एग्जीक्यूटिव भी जो है वो अनलॉफुली या अपनी मर्जी से वो पावरफुल इस तरह इतना ज़्यादा नहीं है कि वो कोई भी डिसीजन इस तरह ले ले, उसको लॉ को इन अकॉर्डेंस रखना पड़ता है। The power of direction, अब आते हैं उस पर। Power of direction means the power to see that the law and policy laid down by the ministers are properly carried out by the permanent officials, means aka bureaucracy, according to their directions, orders and instructions. यानी कि वो एक मैनेजर का भी रोल प्ले करता है कि वो चेक रखता है कि सब लोग अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, जो पॉलिसीज उसने दी थी उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। थोड़ा सा फिर इसने आगे यूएस की एग्जांपल दी हुई है। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल यूएसए, द अपॉइंटिंग पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज फर्दर लिमिटेड बाय द कंसेंट ऑफ द सेनेट। ये हम लोगों ने कल बहुत डिस्कस किया है कि यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो ना सिर्फ अपनी कैबिनेट अपनी मर्जी से चूज करता है, बल्कि वो अपॉइंट कर सकता है जजेस को भी और भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स को। बट उसके ऊपर कंडीशन ये है कि उसको सेनेट का कंसेंट लेना पड़ता है। सेनेट अप्रूव करेगी तो वो नॉमिनेशन जो है वो अप्रूव होगी, नहीं तो वो अपॉइंट नहीं कर सकता। ओके, फिर आ जाता है डिफेंस फंक्शन। एग्जीक्यूटिव का डिफेंस फंक्शन जो है वो भी जैसे मैं डिस्कस करी थी कि उसका जो काम है वो स्टेट की हिफाजत है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैज आल्सो द ड्यूटी ऑफ डिफेंडिंग द स्टेट अगेंस्ट फॉरेन एग्रेशन और इंटरनल रिवॉल्ट in order to preserve its integrity, which means sovereignty, and security, which means borders.
बाउंड्री, स्टेट ने अपने आप को, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर बात नहीं आने देनी, और अपनी सिक्योरिटी को, यानी कि स्टेट की इज्जत तो तभी है, वो इंटैक्ट तभी है जब तक कि वो फॉरेन एग्रेशन से, एक्सटर्नल और इंटरनल रिवॉल्ट से महफूज है। राइट नाउ इन सूडान देयर इज अ, लीबिया को तो, लीबिया के आप एग्जाम्पल कोट करें वो भी सही है, वो भी आजकल बहुत क्या, वो 2011 से ही उसके 3 पीसेस हुए हुए हैं, 3 गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं, अपने अपने वो चंक्स बने हुए हैं, लेकिन अभी सूडान जो है वो मोस्ट रिसेंट है, नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट है। बशीर, हाँ बशीर थे, मैंने आर्टिकल भी लिखा था इनके ऊपर, ओपेड किया, लेकिन मुझे इनका पूरा नाम भूल गया। बशीर जो है वो पिछले 30 साल से रूल कर रहे थे। ऑपरेशन इतना ज़्यादा था कि स्पेशली जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो थी औरतों के साथ वो इतनी ज़्यादा थी, इसके ऊपर मैंने एक ओपेड भी लिखा था, डेली टाइम्स में वो पब्लिश हुआ था। तो सीन ये है कि उन्होंने ये जो शरिया लॉज इम्प्लीमेंट करके, एक्सक्यूज मी, छोड़ना समझाना, शरिया लॉज इस तरह इम्प्लीमेंट करके औरतों के ऊपर मतलब इस तरह पाबंदी लगाई हुई थी कि अगर वो जीन्स भी पहन रही है, सो दे वुड बी 30 और 40 और 50 लैशेज, वो जो होते ना कोड़े, वो उसको मारे जाते थे। सो इस तरह की वहाँ पे बहुत सिचुएशंस खराब थी। और फिर कुछ ऐसे मामला, फिर 2018 में वहाँ पे मैं फॉलो करी थी अल जज़ीरा को, तो कह रहे थे वहाँ पे प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई थी, लोग रोटी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ये वहाँ से सारा फिर रिवॉल्ट बना, इंटरनल रिवॉल्ट बना, बशीर साहब को किक आउट कर दिया गया। मिलिट्री ने उस टाइम पे भी, मिलिट्री जनरल जो थे वो ज़ाहिर है उसके साथ थे, लेकिन फिर मिलिट्री ने बाद में उसको डिसऑन कर दिया, उसकी प्रोटेक्शन से हाथ पीछे कर लिए, और सिविलियंस को ये बोला कि हम आपके साथ मिलके एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं जिसमें मिलिट्री ऑफिशियल्स भी होंगे और सिविलियंस भी होंगे, और फिर उसके बाद आप बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन बना के अपनी गवर्नमेंट रन कर लीजिए। लेकिन लोगों को ये पता था कि ये हमें धोखा दे रहे हैं, हमें उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं जो पहले बशीर ने लगाई थी। बशीर भी बेसिकली आया को डेटा के थ्रू था, इसने सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल किया था, और ऐसी सिविलियन गवर्नमेंट, जब मैं इसके बारे में पढ़ी तो मुझे पता चला कि ऐसी सिविलियन गवर्नमेंट जो कि सिर्फ 4 साल काम कर सकी, उससे पहले 20 साल मार्शल लॉ लगा रहा, 4 साल के लिए वो सिविलियन गवर्नमेंट आई, इन्होंने फिर बशीर साहब ने उनको टॉपल करके दोबारा मार्शल लॉ लगा दिया, और 30 साल से पिछले ये गवर्नमेंट में है। लोगों ने कहा नहीं, जो सरानीज थे उन्होंने कहा नहीं, हम मिलिट्री की इंटरवेंशन नहीं चाहते, हमें टोटल और कंप्लीट हैंड ओवर चाहिए पावर का, जो डेमोक्रेटिकली या सिविलियन जो है इनके हाथ में। सो मिलिट्री ज़ाहिर है उसने अपने ट्रू कलर्स दिखाने थे। सो अब जो मिलिट्री है वो कर्फ्यू लगा के जगह जगह लोगों को मार रही है, और मतलब बहुत बुरी हालत है इस वक्त सूडान के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो इंटरनल रिवॉल्ट है वो एक तरफ, और उसका जो दारफुर, बशीर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, बदनाम ज़माना है, सो कॉल्ड है, कि दारफुर एक प्रोविंस है सूडान का, और उसके अंदर दारफुर जेनोसाइड बहुत फेमस है। दारफुर प्रोविंस ऐसे ही समझ लें जैसे बलूचिस्तान के फाटा एरिया समझ लें या बलूचिस्तान समझ लें, उन लोगों के साथ इतनी ज़्यादा ज्यादती हुई है कि उनको एथनिकली वो डिफरेंट हैं, इस वजह से वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं, उनको बहुत मारा गया है, उनकी सिविलियन लिबर्टीज़ जो है वो सारी मतलब रिमूव कर दी गई हैं, उनके पास कुछ नहीं था। और ये जो इतने ज़्यादा जुल्म हुए उनके ऊपर, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बशीर का अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था, आई गेस 2009-2010 में। बट क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट था, उसके पास इम्यूनिटी थी, उसको कोई कहीं पे अरेस्ट नहीं कर सकता था। सो जब अभी वो उनको हटाया गया है, और उनको किस कीनिया की या युगांडा ने, किसी अफ्रीकन नेशन ने उनको पनाह दी हुई है, सो इसलिए वो कहते हैं कि उनको आईसीसी जो है वो अरेस्ट करेगी। बाकी अभी सूडान की मैंने बता दी है। सो बशीर जो है वो फेल हो गए इंटरनल रिवॉल्ट को काबू करने में, उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने पुलिस के थ्रू लोगों को उठवाया, मिलिट्री के थ्रू लोगों को मरवाया, प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो दबे नहीं। अच्छा, फॉरेन एग्रेशन, फॉरेन एग्रेशन के अंदर अब इस दोबारा सूडान को इस एग्जांपल रखें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 2011 में साउथ सूडान नामी स्टेट बनी है, विच इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट एंड न्यू स्टेट है, और 193 इस टाइम स्टेट्स हैं यूएन के अंदर ऑफिशियली, जिनको पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है, और 193rd जो स्टेट है वो साउथ सूडान है। साउथ सूडान का जो एरिया है वो बेसिकली है, सो वेस्टर्न पावर्स ने और इन्होंने मिलके इन्होंने कहा कि आप लोग, यू आर नो मोर
eligible for them, you are operating them under through मीन्स ऑफ एग्रेशन और इस तरह इन सब चीज़ों में, तो आप लोग उनको रूल नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे सिविल वॉर होती रही साउथ सूडान के अंदर, वेस्टर्न पावर्स ने उसको सपोर्ट किया और 2011 में रिकग्निशन में मिल गई साउथ सूडान को एज अ स्टेट, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। ऑल्दो साउथ सूडान के पास ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके पास कोई मशीनरी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से इस टाइम साउथ सूडान में कुछ वीडियोस थी इस तरह न्यूज़ चैनल्स पे, डिफरेंट फेसबुक पे भी वो पड़ी हुई होती हैं, वो दिखा रहे थे कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है बेसिकली, और वो मेडिसिन और वो सब कुछ, मतलब हैं तो सूडानी मुस्लिम्स, लेकिन उन्होंने जब साउथ सूडान से निकले हैं ना, इन्होंने दे बर्न्ड एवरीथिंग टू एशेज, लिटरली एशेज। मैंने वो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, वो लोग चाहे अंदर थे, उसके बच्चे जानवर सब कुछ अंदर थे, जो भी अंदर था वो अंदर ही रह गया, और उन्होंने घरों को आग लगा दी है, फैक्ट्रीज को, हर चीज़ को, मतलब सब कुछ वो क्रिपल हो चुका है। सो साउथ सूडान के लिए खड़ा होना इज इम्पॉसिबल। फॉरेन एग्रेशन ये हो गया, इंटरनल रिवॉल्ट हो गया, ओके। The function which the executive performs is performed by the defense और war department। यूएस के अंदर पूरा पेंटागन और ये वॉर रूम और ये सारे ऑफिसेज हैं जिसके अंदर स्ट्रैटेजीज डिस्कस होती हैं और प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जाता है। लास्ट ईयर बहुत बड़ी एक वो कह रहे थे कामयाबी है कि पाकिस्तान के अंदर सिविलियन और मिलिट्री रिलेशन इतने अच्छे हैं कि GHQ के अंदर प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया और उन्हें ब्रीफिंग दी गई मिलिट्री के जो भी सिक्योरिटी और इसके रिलेशन है, उसके जो सिचुएशन है उसके ऊपर। और उसके बाद आपने देखा कि GHQ के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर रात तक वो जो तकरीब होती रही डिफेंस डे की आई गेस थी वो, तो वो कहते थे कि बहुत अच्छा साइन है, लेकिन वो डेफिनेटली वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है ये सब चीज़ें। जैसे दैट इट हैज़ द पावर टू कंडक्ट वॉर अगेंस्ट अदर स्टेट, ये प्राइम मिनिस्टर और या फिर प्रेसिडेंट की बात हो रही है, जो भी रियल एग्जीक्यूटिव होगा। वॉर अगेंस्ट अदर स्टेट्स टू डिफाइन दिस, डिफेंड होना चाहिए यहाँ पे, ये मिस्टेक है यहाँ पे, टू डिफेंड द स्टेट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स। ये फॉरेन इन्वेडर्स का नाम है कि यूएस ने भी अटैक किया था, इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, इराक को, और फिर बाद में सीरिया में भी इन्होंने इस तरह ही किया। इवन दो के यूएस के अंदर वॉर पे जाने से पहले यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो अप्रूवल लेगा कॉन्स्टिट्यूशनली कांग्रेस से, बट ये थ्योरेटिकली है, वो लीगली ऐसे करते हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के थ्रू वो वॉर में पार्ट ले लेते हैं, उसको इनिशिएट कर देते हैं, दूसरे कंट्रीज को इन्वेड कर देते हैं। ओके, ये इन्वेडर्स का हो गया। अगेन वो कुछ और भी इसके आगे बता रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव होगा ही इज आल्सो गोइंग टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट the three armed forces, Army, Navy and Air Force, including rockets, missiles for space warfare, and to keep the country in war preparedness for both the defense and the offense. ओके ठीक है, बस इसे इसका यहाँ तक ही ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बताएं कि ये सब चीज़ें जो है उसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं। डिफरेंट कंट्रीज में इस हेड का डिफरेंट नाम होता है, कमांडर्स और लेफ्टिनेंट, जो भी वो वेरियस पोस्ट होती हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और थी कि इट डिक्लेयर वॉर, मेक पीस, डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी और मार्शल लॉ, और फिर वो कुछ हाँ, यहाँ पे ये था कि क्योंकि वो मिलिट्रीज की भी सारी चीज़ें देखता है तो प्रूव करता है, तो जो मिलिट्री डॉक्ट्राइंस होती हैं, नेवी डॉक्ट्राइन कह लें, मिलिट्री डॉक्ट्राइन कह लें, जैसे इंडिया की थी कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन थी, ये भी एग्जीक्यूटिव जो है वो अप्रूव करता है, उसके बाद ये इन्फोर्स होती हैं। कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन ऐसी थी कि जब भी इसके साथ इंडिया के मुताबिक ये इंडिया की मिलिट्री डॉक्ट्राइन थी, जब भी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई तो हमने सिंध के थ्रू और पंजाब के कुछ एरियाज के थ्रू जल्दी से इतना ज़्यादा डैमेज पहुंचा देना है पाकिस्तान को और उसके न्यूक्लियर रिमूव कर देने हैं और बाकी इतना ज़्यादा डैमेज उसको पहुंचा के रिट्रीट कर लेना है कि पाकिस्तान के पास वापस अटैक की हिम्मत ना रहे, और वो टोटल उसका पाकिस्तान का सिंध, पंजाब और सिंध में इंटर होके उसका कनेक्शन जो है वो काट देना है, पूरे उससे लिंक जो है रोड लिंकेजेस जो है वो काट देने हैं बाकी प्रोविंसेस के साथ। सो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बिल्कुल
हेल्पलेस हो जाएगी। सो इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, और उनको उनकी ये वो है कि वो छोटे छोटे हैं बिल्कुल, और उनको बॉर्डर के साथ लगाना है। वो ज़्यादा एरियाज कवर नहीं करते, लेकिन वो जब बॉर्डर के साथ लगेंगे तो जब ड्यूरिंग वॉर जब मिलिट्री इंडियन मिलिट्री एग्रेशन की तरफ आएगी, तो जब वो ब्लास्ट होगा तो ज़ाहिर है कुछ कोलेक्ट्रल डैमेज में हमारे बंदे भी मरेंगे, लेकिन वो इंडिया के ऊपर सफाया हो जाएगा। सो इस बात का गुस्सा जो है वो उसकी स्ट्रेटेजी फैला है। यूएस को भी बहुत है। वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं थी, इवन दो कि दे हैव दिस वेपन्स फॉर डेकेड्स। फिर ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ नामी हमारी अपनी डॉक्ट्राइन थी, जो कि उस वक्त मिलिट्री जनरल ने दी थी। बहुत बदनाम भी हैं हम इसकी वजह से। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की डॉक्ट्राइन थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट बनाए आफ्टर दी सोवियत वो जो विड्रॉल, और जब यूएस भी चला गया था, कि हम लोग ऐसी वहाँ पे गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि प्रो हो पाकिस्तान हो, ताकि एटलीस्ट हमें इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड हो कि हम लोग इन टर्म्स ऑफ वॉर, जब वॉर हो तो अपना जो ये जो एयरफोर्स का सारे जो जहाज और ये जो सारी चीज़ें वो वहाँ पे भी ले जाएं, और हमें वहाँ से अटैक का कोई खतरा ना हो और हमारी चीज़ें प्रोटेक्ट हों। एनीवेज, दूसरी तरफ वहाँ पे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइंस आती हैं बहुत ज़्यादा, और नेवल डॉक्ट्राइन भी अभी पाकिस्तान की एक आई है खैर से। ओके, नेक्स्ट डिप्लोमेटिक फंक्शन। डिप्लोमेटिक फंक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएट करता है, उसको प्रमोट करता है, और उसके फॉरेन पॉलिसी के कुछ गोल्स होते हैं हर प्रेसिडेंट, हर प्राइम मिनिस्टर के, जो कि वो अचीव करता है। यूएस के अंदर क्योंकि सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और उनकी जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा ही डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के पॉलिसीज जो हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं, तो वो चेंज होती रहती है। बट क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी मेच्योर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, सो उसकी वजह से डेमोक्रेटिक जो डिप्लोमेसी है, जो डिप्लोमेटिक गोल्स हैं, ये जो फॉरेन इंटरेस्ट है हमारे, वो सिक्योर करता है हमारा फॉरेन ऑफिस, उसको ज़्यादा चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जब पीपीपी आती है तो वो ईरान को करीब करती है, और जब नवाज शरीफ आते हैं तो वो सऊदी अरेबिया को करीब करती है। ओके, देन आता है हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव फंक्शन में आपको तो ये शायद लगे कि लेजिस्लेटिव तो फिर सिर्फ लेजिस्लेचर जो है वो परफॉर्म करता है, ऐसा नहीं होता। जो बिल्स होते हैं यूके के अंदर भी, यूएस के अंदर भी, फ्रांस के अंदर भी, इस तरह स्टेट्स, ये एग्जीक्यूटिव जो है, इसका जो इंस्टीट्यूशन है, ये लोग प्रपोजल्स की सूरत में लेके आते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, और फिर वहाँ पे डिस्कशन होती है और सब कुछ होता है। इस बिल से आप ले लें इसको, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी थी। हाँ, इन्वायरमेंट का ये बिल था, कार्बन टैक्स की सूरत में ये फ्रांस के अंदर लगना था, इम्पोज होना था। इसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की डिबेट हुई है फ्रांस के अंदर, और बड़े इश्यूज। इसी तरह फिर एक आपको पता होगा, कनाडा ने मैरिजुआना को, कैनबिस को, जिसे अफीम कहते हैं मेरे ख्याल में उर्दू में, इसको लीगलाइज कर दिया है। सो कैनेडियन गवर्नमेंट की कैलकुलेशन लगाई, उन्होंने कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा कि हमें ट्रिलियन ऑफ डॉलर का प्रॉफिट हो सकता है, तो फिर हम इसको लीगलाइज कर देते हैं। तो वो अपना कैनेडियन गवर्नमेंट जो है ट्रूडो की, वो प्रपोजल लेके आई फिर लेजिस्लेचर में, और वो अप्रूव हो गया, और अब वहाँ पे मैरिजुआना जो है वो फिर फाइनेंशियल फंक्शन की तरफ आ जाते। लेजिस्लेटिव फंक्शन की तरफ बस ये कुछ मैंने चीज़ें हाईलाइट की, वो अब बता देती हूँ। No bill passed by the legislature can become a law till it has an assent, A-S-S-E-N-T, assent by the chief executive. Chief executive, which can be king or queen, अगर वो constitutional monarchy है तो, और president. So since president is in either case parliamentary or presidential, he is part of the executive. The power of the executive to reject such bill is called veto, जो कि यूएस के अंदर है। In law, the British king or queen has the power of veto in law. I repeat, in law की मतलब theoretically उनके पास ये है, लेकिन वो, but in practice, the veto power has never been used since the days of Queen Anne, A-N-N-E. Okay, so ये हो गया। ये दूसरा पॉइंट ये था कि executive also has the power to summon, adjourn, prorogue, or even dissolve the legislature and order new general elections. ये भी हर more or less हर पार्लियामेंट में होता है। The president has the right to send messages to the Congress. अभी यूएस की बात हो रही है। Inform it about the state of the nation, recommend new legislation and financial proposals or budget, and call special sessions of the legislature. कहते हैं कि he has also the power to veto the bills
passed by the Congress, which can, however, override it by the Congress, which can, however, ये Congress की बात हो रही है, can override it by an enhanced majority vote. फिर उसके बाद कहते हैं कि वो मैंने पहले भी बताया कि पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस एंड ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंस के थ्रू, ऑर्डर्स के थ्रू वो जो है ना वो लॉज इस तरह बना सकते, पास कर सकते हैं। यूएस के अंदर भी रिसेंटली कांग्रेस ने एक वो इस तरह पास की थी रेजोल्यूशन कि क्योंकि यमन के अंदर जो वॉर है कि ऐसे का उसमें बड़ा रोल है, हम उसको यूएस को उसको आर्म्स डील नहीं साइन करनी चाहिए, उसको हथियार नहीं बेचने चाहिए। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसको वीटो कर दिया और उसको इन्फोर्स होने से रोक दिया। फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर आपको पता ही है बजट और ये सब चीज़ें आएंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊँगी, बहुत टाइम लगा लिया मैंने, मेरे ख्याल में क्या टाइम हुआ है, 10:56 हो गए। डैम इट। एनुअल स्टेटमेंट of the income and expenditure of the government submits it to the, ये एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कैबिनेट और या फिर प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ, ही फाइनेंस, ओके ये फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है, वो उसका काम है, ये कैबिनेट की मिनिस्ट्री है फाइनेंस। दिस डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द बजट, for example, annual statement of the income and expenditure of the government, submits it to the legislature for its approval, and then collects the taxes and spends them according to the budgetary allocations. ये फाइनेंशियल फंक्शन हो गए। फिर कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं, ये बस जुडिशियल पावर्स के पास ज़्यादा तो नहीं होती, इसको मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। इसको ये कहते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट आल्सो हैज द राइट ऑफ पार्डन। अब ये प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होता, ये हेड ऑफ स्टेट के पास होता है, प्रेसिडेंट के पास। He also has the right of pardon or clemency, either before or after trial or conviction. The power of pardon is required for various considerations, such as to correct possible judicial error in the administration of justice, or for the sake of humanity or sound public policy. कोई भी इसका काज हो सकता है। Anyways, ये भी हो गया। ओके, डैम इट, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया, मैं देख लूँ कितने लोग सुन रहे हैं, नहीं तो फिर इसको कॉल ऑफ कर दूँ इस आज के सेशन को, क्योंकि बहुत लंबा चला गया है। 3 लोग सुन रहे हैं, साउंड डिस्टॉर्शन की इसलिए समझ नहीं आ रहा। टेक्नोक्रेट्स एज अ सेनेटर फॉल्स इन नॉन कदर, क्योंकि हमारी जो सेनेट है वो आई थिंक हम इसको यहाँ से कल आगे शुरू करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाह रही हूँ। आज बहुत डिस्कशन की वजह से मैंने इसको बहुत प्रोलॉन्ग हो गया, आई एम सो सॉरी। इसको कल यहीं से शुरू करूँगी, क्वेश्चंस की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि इट्स अराउंड 11 ना, 2 मिनट्स रह गए। आई एम सो सॉरी। टेक्नोक्रेट्स जो हैं, क्योंकि हमारी जो सेनेट है उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और उसमें उसकी डिवीजन ऐसी हुई है कि उसमें टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं, उसमें रिलीजियस स्कॉलर्स भी होते हैं, उसमें डिफरेंट क्लासेस के वो लोग होंगे, इसलिए हम उसको नॉन पॉलिटिकल कैडर में ले लेंगे, इट डजंट मैटर। ये वैसे जो टर्म थी ये ब्यूरोक्रेसी के लिए थी। एनीवेज, do you have soft copy from the constitution and political Bahamas? फायका आजम, नो सॉरी, हम लोगों ने ये बुक ऑक्सफोर्ड की पब्लिकेशन थी, तो हम लोगों ने ये बुक ही ली थी। हाँ यार, आवाज तक दिस ईयर, ओके। जॉन एफ कैंडी, यस, जॉन एफ कैंडी था, रॉबर्ट उसका भाई था, वो भी डिपार्टमेंट में था। एनीवेज, सो मेरे ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन, डिप्टी नॉर्मल, ओके, थैंक यू आके फॉर योर सजेशन, executive welcome, okay, no carries on. I think 4 लोग जो हैं वो अभी तक मुझे सुन रहे हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर दूंगी। आई एम सो सॉरी। एक तो आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही है, जिसकी वजह से हम लोग लेक्चर टाइम पे स्टार्ट नहीं कर सके, वरना आज ये एग्जीक्यूटिव जो था वो कवर हो जाना था। अभी इसकी 3-4 स्लाइड्स हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ कि इसको ज़्यादा लंबा खींचूँ। सो कल जल्दी से पहले ये करेंगे, उसके बाद जुडिशरी करेंगे। आप सब लोगों की, अगर आप में से किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आई एम गोना कॉल ऑफ और एंड दिस मीटिंग एंड दिस लेक्चर। आई थिंक इसको कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई टाइप भी नहीं कर रहा। ओके, आई थिंक आई गॉट माय आंसर, थैंक यू सो मच। और मैं 1 मिनट तक और वेट करती हूँ, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करना तो फिर हम लोग अपने, ओके श्योर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी और फॉर टॉलरेटिंग मी for 1.5 hours now.
We'll meet tomorrow. Thank you so much. Allah Hafiz.